हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे periodicity of the properties in the same group all elements will have similar general physical and chemical properties। यानी अगर एक या दो या 8 या 7 या 5 एलिमेंट्स एक ग्रुप में पड़े हैं तो ऑल एलिमेंट्स हैव सिमिलर जनरल फिजिकल, तो उन तमाम एलिमेंट्स अगर एक ग्रुप में मौजूद है यानी सेम ग्रुप में मौजूद है तो उसकी सिमिलर यानी जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इट मीन्स आफ्टर सेंटर इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर रिपीटेड। ये कहती हैं कि इसकी यानी मानी नहीं हुई कि इसके बाद यानी एक सर्टन इंटरवल टाइम के बाद यानी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, रिपीट होंगे एलिमेंट्स की, तो रिपीटेड होंगे। ये कहती हैं कि प्रॉपर्टीज़ यानी रिपीट होंगे फर्स्ट एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़, यानी अगर आप दोबारा फर्स्ट ग्रुप में आते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ फिर रिपीट होंगे। तो अगर हम यानी कुछ टाइम के बाद या कुछ इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ को अगर हम पढ़ते हैं तो वो भी रिपीटेड होंगे एलिमेंट्स की। तो ये कहते हैं कि पैटर्न ऑफ रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो अगर पैटर्न में रिपीट होती है प्रॉपर्टीज़ एक रेगुलर इंटरवल में यानी रेगुलर इंटरवल के साथ तो उसको हम यानी पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे। तो पीरियोडिसिटी की मान ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर हम यानी एक जैसे होंगे उस ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ या वो प्रॉपर्टीज़ जो तरतीब के साथ हो यानी बढ़ती है यानी एक तरतीब के साथ अगर बढ़ती है या एक ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ अगर सिमिलर है तो उसको हम पीरियोडिसिटी कहेंगे। यानी हम उसको तरतीब के साथ रखते हैं तो इस तरतीब रखने वाले को हम यानी पीरियोडिसिटी कहेंगे। जिस तरतीब के साथ हम रखते हैं उसका नाम उसने यानी पीरियोडिसिटी रख दिया। दिस इज़ द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसमें रिपीट होंगे प्रॉपर्टीज़ इन द डिफरेंट ग्रुप्स में यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज़ होंगे एंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल और पीरियड में भी होंगे। व्हेन द एलिमेंट्स एंड अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हमने एटॉमिक नंबर के थ्रू यानी इस पीरियोडिक टेबल को रखा हुआ है और इसकी पीरियोडिसिटी हम एटॉमिक के नंबर थ्रू पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाए यानी द प्रोसेस या पैटर्न आप कह सकते हैं बाय विच देयर इज रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ऑल ग्रुप्स ऑफ द पीरियड्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अगर हम पैटर्न लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल के वो रिपीट होंगे प्रॉपर्टीज ऑल ग्रुप्स में यानी ग्रुप्स में अगर आप नीचे जाते हैं तो प्रॉपर्टीज रिपीट होंगे। तो अगर पीरियड में जाते हैं तो एक ख़ास इंटरवल टाइम के बाद यानी वो प्रॉपर्टीज़ दोबारा यानी शो होंगे, रिपीट होंगे। हियर वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो आप देखें हम यानी पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स के पढ़ेंगे, केमिकल नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, यहाँ हम सिर्फ 9th में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये तमाम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं। यानी हम पीरियोडिसिटी में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हम नहीं पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यानी एटॉमिक साइज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। द साइज ऑफ एन एटम इज नॉट रिगॉर्डली फिक्स्ड। यानी एटम की साइज हम यानी फिक्स नहीं करते कि इसकी रेडियस इतनी होगी या उसकी साइज इतनी होगी, बट इट वेरियस व्हेन कंबाइंड विद द डिफरेंट एटम्स। अगर वो मुख्तलिफ किस्म के एटम के साथ यानी कंबाइंड होती है तो मुख्तलिफ किस्म के साइज रखेंगे। द सेम एटम में भी डिफरेंट साइज इन द डिफरेंट कम्बिनेशन। ये कहती है कि सेम एटम होगा लेकिन उसकी अगर हम कम्बिनेशन करते हैं तो उसकी डिफरेंट साइज होगी। इट मस्ट बी यानी रिमेंबर दैट एन एटम इन आइसोलेशन हैज़ डिफरेंट साइज एटॉमिक वॉल्यूम देन व्हेन इट इज़ कम्बिनेशन विद अदर एटम्स। ये कहती हैं कि इट इज़ मस्ट रिमेंबर्ड देन एन एटम इन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन एक एटम को कहते हैं, आइसोलेशन सिर्फ एक एटम को अगर हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं तो उसको हम यानी आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन गैस फॉर्म में अगर हम एटम को लेते हैं तो उसको यानी एक एटम अगर हम लेते हैं गैसेस के फॉर्म में उसको आइसोलेशन कहते हैं। तो अगर हम आइसोलेशन में उसको देखें एटॉमिक साइज की या एटॉमिक वॉल्यूम की, तो अगर वो कंबाइन होती है एटम के साथ तो उसके यानी मुख्तलिफ किस्म की साइज आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई।
तो एटॉमिक साइज हम एटम के एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं? एक एटम के अगर हम रेडियस देखते हैं तो उसको यानी एटॉमिक रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई पढ़ेंगे एंड आयनिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई 9th में नहीं है, वो सेकेंड ईयर में है, वो बाद में पढ़ेंगे। हम सिर्फ यानी कोवेलेंट रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई पढ़ेंगे। तो अब देखिए एटॉमिक रेडियाई को, एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई अगर हम सिर्फ एक एटम की रेडियस देखते हैं तो उसको हम एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। सिर्फ एक एटम की अगर हम रेडियस देखते हैं तो उसको हम एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। तो एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, यानी वो फासला जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहेंगे? ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड एटॉमिक रेडियस, तो उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। द एटॉमिक रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, उसको हम आर से जाहिर करेंगे। द एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल। ये कहते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ शेल के साथ, यानी जितने भी नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? यानी इंक्रीज होगा। तो अगर ये न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है, ये उसका दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, तो हम पढ़ेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या है? यानी ये एटॉमिक रेडियस है, उसको हम आर से जाहिर करेंगे। न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो फासला हम जाहिर करते हैं उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और एटॉमिक रेडियस रिप्रेजेंटेड बाय आर, द एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ शेल। जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें 3 शेल थे, अगर हम इसमें 5 शेल बना देंगे तो इसके रेडियस क्या होगी? यानी ज्यादा होगी। तो जितने आप शेल बढ़ा देंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप उसके एटॉमिक रेडियस उसके साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एटॉमिक रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप शेल बढ़ाते हैं तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो ये कहती हैं कि the atomic radius is represented by atomic radius is directly proportional with the number of shell. The atomic radius is expressed in the nanometer. nanometer किसे कहते हैं? 10 की ताकत -9 मीटर, और पिकोमीटर 1 ज़रब 10 की ताकत -12 मीटर के बराबर होती है। तो ये न्यूक्लियस है एटम की। ये क्या है? ये अगर एटम की न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के जो फासला है, आउटरमोस्ट शेल के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होती है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, या उसको हम आर से जाहिर करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक रेडियस पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप में देखें ट्रेंड्स ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। द एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल, किसकी वजह से? उसमें न्यू शेल एडेड होगा ग्रुप्स में। अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एक एक शेल एडेड होता है। सक्सेसिव पीरियड एंड शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कम होती है। तो इस वजह से यानी उसके एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अगर हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो यानी एटॉमिक रेडियस क्या होगा? एटॉमिक रेडियस अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। यानी अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? उसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, यानी एक एक शेल बढ़ता है यानी ग्रुप्स में। तो आप ग्रुप्स में यानी देख सकते हैं, ग्रुप्स में देखे अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो यानी फर्स्ट पीरियड में 1 शेल है, सेकेंड में 3। तो अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ते हैं, तो अगर शेल बढ़ते हैं तो रेडियस भी बढ़ेगा। तो हमने पढ़ा कि रेडियस क्या होती है, यानी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ शेल के। जितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम अगर ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। ट्रेंड्स इन द एटॉमिक रेडियस इन पीरियड, द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन द पीरियड। तो पीरियड में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा वो अब हम पढ़ेंगे। यानी द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। यानी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होती है, तो इस वजह से अगर इलेक्ट्रॉन एडेड होती है तो प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे। एक शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होती है और इसमें यानी सिर्फ शेल बढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन वही आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन अगर हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में यानी उस शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होती हैं और प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ इन द सेम शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन आल्सो इंक्रीज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। विच इंक्रीज द न्यूक्लियर पुल, तो ये न्यूक्लियर चार्ज को यानी बढ़ा देगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा एंड पुल्स देम नियर टू द न्यूक्लियस, और वो अपने न्यूक्लियस की तरफ यानी बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट हो सकती है। दस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, तो इस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है, यानी डिक्रीज होती है। तो अगर हम यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अब हम दिखाते हैं, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन एडेड होती है, और जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एडेड होती है तो प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, और अगर प्रोटॉन बढ़ जाए तो यानी उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यानी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और फिर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसके बाद यानी एटॉमिक रेडियस अगर हम इसमें देखें 10 की ताकत -8 सेंटीमीटर के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स उन्होंने लिए हुए हैं। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो अभी हमने क्या पढ़ा, यानी ग्रुप्स में अगर हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और पीरियड में अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो अब हम देखते हैं उसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन किस तरह है। तो हाइड्रोजन से अगर हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, यानी इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, तो ये सही है, ठीक है, ये तो सही है पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप्स को देखते हैं, दूसरा ग्रुप्स भी करेक्ट है। तीसरे ग्रुप्स को देखते हैं, तीसरे ग्रुप्स को देखें तो एल्यूमिनियम और गैलियम की एटॉमिक रेडियस यानी इक्वल होती है। आप इस एक्सेप्शन को देखें, अगर हम नीचे जाते हैं ग्रुप्स में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की यानी बराबर है, एल्यूमिनियम और गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो बराबर है। और अभी हमने पढ़ा अगर हम नीचे ग्रुप्स में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, लेकिन इसके एटॉमिक रेडियस बड़ा है इससे, टीलियम से, यानी इसके एटॉमिक रेडियस बड़ा है, किससे बड़ा है, यानी Tl से बड़ा है। तो ये एक एक्सेप्शन है ग्रुप्स में, यानी इसकी कम होनी चाहिए और इसकी यानी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसकी ज़्यादा एटॉमिक रेडियस और इसकी कम है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस ग्रुप्स में देखें तो इस ग्रुप्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है, इस ग्रुप्स में देखें इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी इस ग्रुप्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। और ये मेरे ख्याल में बुक्स में उन्होंने यानी लिथियम की साइज कम होगी
यानी नोबल गैसेस से, लेकिन उन्होंने इसी तरह लिखा हुआ है। तो नोबल गैसेस की एटॉमिक रेडियस यानी सबसे ज़्यादा होगी, यानी लिथियम से नियान की एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी। इसी तरह उन्होंने ये भी थोड़ी करेक्ट लिखी हुई है, यानी हाइड्रोजन से हीलियम की जो एटॉमिक साइज़ है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। लेकिन बुक्स में उन्होंने ये वैल्यू दी हुई है, यानी लिथियम की एटॉमिक साइज़ कम होगी और नियान की एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन उन्होंने बुक्स में इस तरह लिखा हुआ है, तो वो छोड़ दे, यानी आखिरी ग्रुप्स को आप छोड़ दे। यानी ग्रुप्स हमने देखे। इसके बाद हम पीरियड देखते हैं कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस किस तरह होती है। तो पीरियड में एटॉमिक रेडियस को देके इस तरफ अगर हम जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में। तो हम देखते हैं, तो यानी इसकी तरफ जाते वक्त एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है। अभी हमने पढ़ा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज नहीं होती, ये भी एक एक्सेप्शन है। इसके बाद इसकी तरफ देखें तो यानी अगर हम पीरियड में इस तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा है सोडियम से, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। इसमें देखें और एक्सेप्शन नहीं है। इसके बाद इस पीरियड में देखें, इस पीरियड में अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी डिक्रीज है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। इसके बाद इस पीरियड में देखें तो ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी इसकी कम होनी चाहिए लेकिन ये फिर बराबर है, यानी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए इससे एटॉमिक रेडियस, लेकिन एटॉमिक रेडियस इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके बाद इस पीरियड में देखें तो इसके एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होनी चाहिए इससे, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, इसके एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है इससे, तो ये एक एक्सेप्शन है यानी एटॉमिक रेडियस की। तो आप इन सब एक्सेप्शन को यानी याद कर ले। यानी अगर हम ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, ये याद कर ले। ग्रुप्स में अगर हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो ये एक्सेप्शन है इस ग्राफ में, तो आप इसको याद कर ले। यानी ग्रुप्स में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इस बुक्स में उन्होंने एटॉमिक रेडियस करेक्ट दिया हुआ है, तो सोडियम की कम है आर्गन से, तो सोडियम की एटॉमिक रेडियस कम होगा आर्गन से, तो यानी उस बुक्स में ये इनकरेक्शन थी, तो आप इसको याद कर ले। यानी सोडियम की साइज कम होगी किससे, आर्गन से, क्योंकि ये स्टेबल है और इसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इस वजह से ये क्या है, उसकी साइज बड़ी होगी। ये दो एक्सेप्शन फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि ये क्यों इसी तरह होती है कि यानी इनकी साइज एक जैसी होती है। तो ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड की वजह से, जो यानी सेकेंड ईयर में या बीएस में आप पढ़ेंगे, तो अगर हम नाइट्रोजन की देखें तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना है, 7, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दे 1s2 2s2 2p 2 4, तो कितने बच गए, 3। इसके बाद ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 8, 1s2 2s2 2p4, तो ये हाफ फील्ड की वजह से, यानी p में हाफ फील्ड है, तो इस वजह से उनकी साइज क्या है, यानी ऑक्सीजन के साथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो ये इस वजह से आती है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। तो इस एक्सेप्शन की वजह से जो हाफ फील्ड होती है या फुली फील्ड होती है उसकी साइज क्या होती है, यानी बड़ी होती है। तो यानी एस में अगर 2 हो और यानी पी में अगर 6 है तो फुली फील्ड है, और पी में 3 है तो हाफ फील्ड है। इसी तरह डी में इसी तरह हो सकती है। तो इस वजह से इन दोनों की साइज क्या होगी, यानी
एटॉमिक रेडियस इसलिए बराबर होगी, यानी होनी तो ऐसी चाहिए कि इसकी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो इससे, लेकिन यह बराबर है किस वजह से कि उसमें हाफ फील्ड है। इस तरह मैग्नीशियम और अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अगर आप मैग्नीशियम के देखें तो मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये s फुली फील्ड है, तो इस वजह से उसकी साइज बड़ी है सोडियम से। तो यानी होनी तो ये चाहिए थी कि मैग्नीशियम की जो साइज है वो कम होनी चाहिए सोडियम से, लेकिन मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो इस वजह से मैग्नीशियम की साइज ज़्यादा है, क्योंकि उसके s ऑर्बिटल्स पूरे हैं, यानी s की जो ऑर्बिटल है वो दोनों पूरे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक है। तो इस वजह से इसकी साइज बड़ी है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन यानी पूरे है, s की यानी पूरी है। तो इस वजह से इसकी साइज यानी बड़ी है इससे सोडियम से। तो आप और एक्सेप्शन इसमें यानी देख सकते हैं उसके। कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई किसे कहते हैं? द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of two similar atoms of the same molecule containing a single covalent bond। यानी वन हाफ लेंगे डिस्टेंस किसके? बिटवीन द टू न्यूक्लियाई सिमिलर एटम की सेम मॉलिक्यूल अगर होंगे तो उसके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उसको हम कोवेलेंट रेडियाई कहेंगे। देयरफॉर द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू एटम्स, तो जो बॉन्ड होती है दो न्यूक्लियसों के दरमियान, दो न्यूक्लियस एटम्सों के दरमियान ए एंड बी, द एवरेज ऑफ लेंथ यानी ए और बी। तो अगर हम देखते हैं इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसी तरह नहीं होती, लेकिन उसमें बुक्स ये थोड़ी इस तरफ होगी, ये थोड़ी इस तरफ, तो उन्होंने यानी ये करेक्शन कर दी। तो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो डी के बराबर है, वो यानी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई डी के बराबर है। तो अगर हम सिर्फ एक एटम की न्यूक्लियस के जो रेडियस लेंगे तो किस तरह होंगे? तो कोवेलेंट, ये डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई है डी, और ये क्या है? कोवेलेंट रेडियस है। कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होगा? d/2। ये r से हम जाहिर करेंगे, तो इसको हम यानी आधा लेंगे, इसको आधा कर दे, यानी इन दोनों को आधा कर दे, इसको दरमियान में तकसीम कर दे, तो ये रेडियस के बराबर होगा। तो ये कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर होता है? d/2। तो कोवेलेंट रेडियस देके ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो ये d/2 होगा। तो ये टोटल d है, तो d को अगर आप 2 पे तकसीम कर दे तो ये कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा। ये सिर्फ इस फासले को हम यानी कोवेलेंट रेडियस कहेंगे। इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल के जो फासला है, इन्हें इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो उसको हम यानी कोवेलेंट रेडियस, और इन टोटल को हम यानी कोवेलेंट डायमीटर कहेंगे, या उसको हम कोवेलेंट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। इसमें ये याद कर ले कि एटॉमिक रेडियस किसके बराबर होता है? इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उसको आधा कर दे, तो वो कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा, तो वो r के बराबर होगा। तो ये फासला यानी r के बराबर होता है। इससे लेकर इस तरफ यानी इससे इस जगह तक, इससे यानी इस जगह तक जो फासला है वो कोवेलेंट रेडियस के बराबर होगा, यानी d/2। एग्जाम्पल देख ले हेलोजन की, तो यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अभी हमने पढ़ी। तो अगर हम हेलोजन की एग्जाम्पल देखते हैं तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ यानी टोटल लेंथ कितना है और कोवेलेंट रेडियस कितना है। तो कोवेलेंट रेडियस मैंने पहले बताया कि कोवेलेंट रेडियस ये होगा, यानी सिर्फ इस जगह तक। तो कोवेलेंट रेडियस यानी फ्लोरीन के कितने हैं? 72 पिकोमीटर। पिकोमीटर किसके बराबर था? 10 की ताकत -12, तो 72 पिकोमीटर है। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर दे यानी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस टोटल कितना होगा? 143
pm के बराबर हो जाएगा। 144 आता है लेकिन 143 के बराबर होगा। तो ये फ्लोरीन के यानी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस 143 है और कोवेलेंट रेडियस कितना है, 72। तो ये 72 इसकी है, यानी इस जगह से इस जगह तक पिकोमीटर कितना है, 72। इसके बाद अगर हम कोवेलेंट रेडियस देखे ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के कोवेलेंट रेडियस कितना है, इससे न्यूक्लियस से यानी इस जगह तक, तो 144 pm है। कोवेलेंट रेडियस कितना है, ये 144 pm। तो 144 और 144 दोनों को जमा कर दे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितना आएगा बॉन्ड की, यानी 228 pm आएगा। इसके बाद यानी क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के इस जगह से इस जगह फासले तक उसके कोवेलेंट रेडियस कितना है, 100 है। तो टोटल कितना होगा, यानी 199 या 200 pm होगा। तो ये क्लोरीन के यानी कोवेलेंट रेडियस और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड लेंथ भी है। इसी तरह यानी अगर हम आयोडीन को देखें तो आयोडीन के इस जगह से इस जगह तक जो फासला है ये किसके बराबर है, 133 pm के बराबर है। तो ये कोवेलेंट रेडियस किसके बराबर है, 133। और अगर हम इसको टोटल कर दे तो इन दोनों को जमा कर दे तो क्या होगा, 266 pm के बराबर हो जाएगा। तो ये कोवेलेंट रेडियाई के कुछ एग्जाम्पल है जो उन्होंने हेलोजन ग्रुप से लिए हुए हैं। और हेलोजन ग्रुप से हमेशा यानी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो आप यानी एटॉमिक रेडियस को इसी तरह आप देख सकते हैं।